चैलेंज करता हूं कि योगी आदित्यनाथ उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को कल 3 जुलाई से और इस महीने की आखिरी तारीख तक 27 दिन अगर रोज 10 लाख वैक्सीनेशन करते हैं, 10 लाख लोगों को टीका यूपी में लगा पाते हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ को सलाम करूंगा। हालांकि टारगेट 3 महीने का है। सलाम ठोक सर झुका तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले। सलाम। वाहन हो या जीवन, जब भी पहिया धरती में धंस जाता है तो किसी की सहायता के बिना नहीं निकलता। जीवन हो या वाहन, जब भार मर्यादा से अधिक बढ़ जाए, पहिया तभी भूमि में धंसता है। कि एक किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, भाई दुर्गा दास एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। जो दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे वो जर्नलिस्ट इंद्रजीत उनके पिता थे। उन्होंने ये किताब लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। अब आप बताइए कि उस किताब में लिखा है कि जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने लिखा, ये राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू ने कहा कि आप हेड ऑफ स्टेट हैं, आपको शोभा नहीं देता। उनके मुंबई में ही शायद उनका अंतिम संस्कार हुआ था, कि आपको शोभा नहीं देता कि आप उनके फ्यूनरल में जाएं। आप समझिए कि कंधे से कंधा मिलाने वालों की ये हैसियत हो गई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद बहुत बीमार चल रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री को, नेहरू ये किताब में लिखी हुई ये बात है, लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि देखो ये राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बहुत खराब चल रही है, उनकी किसी समय मृत्यु हो सकती है, तुम जाओ। और एक नहीं, उन्होंने कहा कि जब मृत्यु होगी तो जो बिहार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस बात पे जरूर इसरार करेंगे कि उनका जो अंतिम संस्कार हो राजघाट पे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम देखाओ कोई ऑल्टरनेट कोई साइट ढूंढो। तो वो कोई एक कमिश्नर थे उस समय, कोई सहाय, उनको लेके गए, दौरा किया और एक स्पॉट उन्होंने चुना और आकर नेहरू को बताया कि मैंने एक जगह चुन लिया है। लेकिन कुछ डेस्टिनी ऐसी थी कि राजेंद्र प्रसाद उस समय सही सलामत वो स्वस्थ हो गए। वो बाद में उनकी मृत्यु हुई पटना में, और मैं बहुत छोटा था, मैं शायद गोद में था उस समय, जब मुझे कुछ हल्का हल्का बहुत याद है कि मैं बहुत छोटे उम्र का था, लेकिन थोड़ा बहुत याद है क्योंकि एक रिजर्व बैंक का बिल्डिंग बन रहा था, बड़ा ऊंचा बिल्डिंग था। तो मुझे याद है मैं अपने पिता के गोद में वो देख रहा था, इतना बस मुझे याद है। तो उनकी मृत्यु हो गई। अब बाद में देखिए क्या होता है, और ये भी एक डेस्टिनी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये किताब में लिखी हुई है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे हुआ जो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के लिए चुना था। उसको आज विजय स्थल बोलते हैं। और नेहरू जी का अंतिम संस्कार राजघाट पे हुआ था। तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने, और उसके बाद आपने देखा इस इटालियन महिला ने कैसे तय कर लिया कि एक
भारत का सबसे विद्वान प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं, वो एक बहुत विद्वान आदमी थे। कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में वो बहुत मंजे हुए आदमी थे। वो उस आदमी उस महापुरुष का जब मृत्यु होता है तो इटालियन महिला कहती है कि वो तय करती है कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। तो जो लोग मृत्यु में ऐसे गंदे खेल खेल सकते हैं, वो वीर सावरकर का कंट्रीब्यूशन क्या मानेंगे? आप क्या अपेक्षा करते हो आप उन लोगों से? आप अपेक्षा करते हो कि वो लोग बोलेंगे कि आजादी सुभाष चंद्र बोस और 26,000 आईएनए सोल्जर्स के कारण हुई? क्या कहते हैं? मैं भी फौज में था और मुझे बहुत शर्म से ही कहना पड़ता है कि उस 26,000 की कभी चर्चा नहीं हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे यहां कोई 87,000 लोगों ने हिस्सा लिया, इंडियंस ने 87,000 लोगों ने हिस्सा लिया, कोई 14 विक्टोरिया क्रॉस मिले। आप क्या कहने का क्या आपका तात्पर्य है कि उस 26,000 में कोई बहादुर नहीं था? 60,000 की सेना में अगर 26,000 देश के लिए कुर्बान हो जाए तो आप बताओ कि आजादी किसने दिलाई? आप कहते हैं कि उन्होंने नमक हरामी की, मैंने यह भी सुना है। और जिन लोगों ने ब्रिटिश के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, कहता है उन्हें नमक हलाली की। अब आप बताएं साहब, आपके साथ 87,000 लोग मरे और आपको तनख्वाह और नमक खिलाने के लिए एक आर्टिफिशियल बंगाल फैमिन करवाया गया, जिसमें 30 लाख लोगों को मार दिया गया। स्कॉच अर्थ पॉलिसी जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल बंगाल फैमिन। तो जब वो 87,000 को आप याद करते हैं तो कृपया वो 30 लाख को भी याद करें।